आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, ज्योतिषी का एक दिन। तो ज्योतिषी का एक दिन एक कहानी है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन व भाग्यवादी न होने की सीख देना। यानी मनोरंजन व भाग्यवादी नहीं होने की सीख इसलिए हमें मिलेगी। और पाठ का प्रवेश क्या है? भाग्य में आस्था रखने वालों को उनके भविष्य का सही भान होता है या फिर नहीं, पर उनकी इस आस्था के कारण ज्योतिषी के धंधे चलते हैं। यानी हम एक आस्था बना लेते हैं ज्योतिषियों पर कि वो हमारे भाग्य के बारे में बिल्कुल सही हमें बताएंगे। ऐसे ही एक ज्योतिषी से मिलते हैं कहानी के माध्यम से। तो ये कहानी है जिसके माध्यम से हम एक ज्योतिषी से मिलते हैं और इस कहानी को पढ़ेंगे भी। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। तो दोपहर के समय जो ज्योतिष जो थे वो अपना थैला खोलते और ज्योतिष की दुकान लगा लेते थे। दर्जन भर पूड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्य में रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक और तार पत्थरों की एक किताब। तो ये सब सामान वो अपने पास रखते थे। दर्जन भर पूड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर बहुत सारी रेखाएं खींची थी, और एक नोटबुक और एक तार पत्थरों की किताब। उसके माथे पर बहुत सी बहुत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता तथा आंखों से एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या फिर नहीं। तो क्या था, वो ज्योतिष जो थे वो आते जाते लोगों की तरफ बड़े तिरछी निगाहों से, बड़ी चमकदार निगाहों से देखते थे कि कोई आ रहा है कि नहीं। लेकिन सीधे साधे लोग इस दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते थे। तो जो सीधे साधे लोग हैं वो इसको दैवी शक्तियां मानकर इन पर विश्वास करते थे। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती। ऊपर माथे पर प्रभावित तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें किसी अल्प बुद्धि के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी भी पहनता था। यानी और ज्यादा आकर्षित करने के लिए लोगों को वो अपने सिर पर एक गेरुए रंग की पगड़ी भी पहनता था। यानी वो संत लोगों की का प्रतीक होती है। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकर्षित होते जैसे फूलों पर मक्खियाँ गिरती हैं। तो उसे देखकर लोग उसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होते थे जैसे फूलों को देखकर मक्खियाँ गिर जाती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। सैकड़ी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती थी। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान जिसके लड़के जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते थे। तो ये जो दुकान वाले थे लोगों को हर वक्त चिल्लाकर बुलाते रहते थे कि हमारा सामान ले लो, खरीद लो। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली वाला विक्रेता जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन दादा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते। यानी एक जो मूंगफली विक्रेता था वो हर रोज अपनी चीज मूंगफलियों को बेचने के लिए अलग अलग तरह के नामों से उन्हें बांटता था। कभी बम्बई की आइसक्रीम होता था, तो कभी दिल्ली के बादाम होता था, तो कभी राजा की सौगात, और लोग इन बातों से अट्रैक्ट होकर उसकी मूंगफलियां जो है खरीदते रहने की। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चला लेता था। यानी तो ज्योतिषी जो थे वो क्या करते थे, मूंगफली के ऊपर जो विक्रेता जो था वो एक हांडी में आग जला के रखता था और उसी की रोशनी से ज्योतिषी जो थे अपना काम चला लेते थे। यहाँ
म्यूनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई थी। दुकानदारों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे, जिनमें से हर वक्त सू की आवाजें निकलती रहती। कुछ दुकानों पर खंबे से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा करने थे। वहां पर क्या था, लाइट की समस्या थी, यानी बहुत ही कम लोग थे जिनके पास छोटी मोटी लाइट हुआ करती थी। किसी किसी एक दो के पास गैस के हंडे भी होते थे जो हर वक्त सू करते रहते, इसकी आवाजें निकालते रहते थे। और कुछ ज्योति खंबे की रोशनी से काम चला रहे थे और कुछ साइकिलों के पर छोटे छोटे लैंप लगाकर काम चला रहे थे। और कुछ लोग ज्योतिषी की तरह एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के भरोसे रहकर अपना काम चला लिया करते थे। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों से एक अलग ही मंजर बनता, जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छाए अपने रहस्य में समा बांध देती। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। यानी यहाँ पर जो ज्योतिषी होते वो ज्योतिषी नहीं बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि उन्हें तो वो तो ये भी नहीं जानते थे कि उनकी खुद की जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न सितारों की कोई जानकारी थी, न उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बचते। उस समय उन्हें किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती, इसीलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसे अच्छी महारत हासिल कर ली। तो यानी ये जो ज्योतिष थे वो बातें करने में बहुत ही कुशल थे, जिससे लोग जो थे उनको उनकी बातें बहुत ही पसंद आती थी और वो अपने अनुमान और अभ्यास से काम करने की वजह से उन्होंने इसमें बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल कर ली थी। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था और दिन भर की मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता वह ईमान की ही सही कमाई थी। यानी वो कैसे भी सही कुछ भी काम करते थे लेकिन एक ईमानदारी से काम करते। उसने जब गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि वह क्या करेगा, गांव में ही रहता तो वही सब काम करता जो पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। यानी वो अगर अपने गांव में रहता तो जो उसके पुरख लोग यानी पूर्वज जो करते आए हैं वो वही करता, यानी खेती बाड़ी का काम करता, वही शादी बच्चे परिवार इन सब में अपना गुजारा करता। लेकिन यह नहीं होना था, उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था और आसपास नहीं करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ता था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज्यादा दूरी थी, दोनों स्थानों के बीच एक समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी, शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंध की समस्याएं। यानी उस ज्योतिषी को पता था कि मनुष्य की कुछ समस्याएं और कठिनाइयां सबके बीच में वो लगी रहती है, तो उसके बारे में उन्हें बहुत ही गहरी जानकारी थी। जैसे किसी की शादी ब्याह हो, किसी को पैसे की और किसी के आपसी संबंधों की, ये सब समस्याएं अक्सर लोगों को हुआ करती थी। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें एक निपुण हो गया था। तो जब लंबे समय तक वो इस काम को करता रहा तो वो इसमें बहुत ही निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना 4 सकता और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। यानी वो एक सवाल के 8 आना चार्ज करते थे और वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलते थे जब तक दूसरे सामने वाला जो उनका बंदा बैठा है वो कम से कम 10 मिनट तक अपनी सारी बातें नहीं कह लेता। कि वो सारी बातें कह लेता था तो उससे ज्योतिषी जो थे इसकी बातों को बांट जाते थे, उसकी परेशानी को समझ जाते थे और उन्हें समझ आ जाता था कि अब इसे कैसे सॉल्व करना है या इसे कैसे दिलासा देनी है।
इससे उसे 10 जवाब और सूझ जाते, यानी उसकी बातों से ही उन्हें 10 जवाब अपने आप में ही मिल जाते थे। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। तब वो क्या करता था, अपने ग्राहक की हथेली देखता और उसके बाद उससे कहता कि तुम्हें तुम्हारे कामों का पूरी तरह से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और 10 में से 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते थे, यानी 10 में से 9 लोग जो थे वो उसकी बात को आगे कर जाते थे कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है? तो दूसरा उसका क्या था, सभी को वो यही चाहता था कि तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या तुम्हारा कोई रिलेटिव है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है, यानी तुम्हारे खिलाफ है, जिस तुम्हें पसंद नहीं करता। उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तो ये सब बातें उसके लिए बहुत ही कॉमन हो गई थी। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है, यानी तुम हो तो बहुत हिम्मत वाले, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कभी कभी बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है। तो ये सब बातें वो सभी से 8-10 लोगों में सब में रिपीट करते रहते थे। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुशी होगा। जो वो आखिरी बात थी उसको सुनकर सभी लोग जो थे वो काफी खुश हो जाते थे, क्योंकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने को हिम्मत में सुनकर बहुत ही खुश होता है। मूंगफली वाले ने अपनी आंख बुझाई और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद कर दे, यानी जैसे ही मूंगफली वाला अपनी दुकान बंद करता था तो मानो कि ज्योतिषी वाले को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी रोशनी से ही उसकी दुकान तब तक चल पाती थी। क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता था। क्योंकि अगर मूंगफली वाला चला जाता था तो उसकी दुकान पे एकदम अंधेरा छा जाता था। उसने अपनी कोड़ियां बटोरी, कपड़ा और किताब समेटे, तभी दूर से आती हरी रोशनी भी बुझ गई। लेकिन उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यह सोचकर कि वह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या फिर ग्राहक बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, अच्छे हो, थोड़ी देर बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। उस आदमी को देखकर उसने सोचा कि वो उसे अपना ग्राहक बनाए और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो, थोड़ी देर बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ गुनगुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया। तो अब वो जो व्यक्ति था वो उनको चुनौती देने लगा कि तुम बहुत ज्योतिषी बनते हो। तो ज्योतिषी ने क्या किया, उसको चुनौती समझकर उसका हाथ हथेली जो थी वो जोर से पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया और बोला, एक सवाल की मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ। उसके बाद जब वो व्यक्ति था उससे कहा कि ये सब बातें मत बताओ, मुझे कुछ अलग बताओ। तो ज्योतिषी को कुछ ताव आया, उसने बोला कि एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उस ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूंगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जेब से अठन्नी निकाली और ज्योतिषी के सामने रख दी और कहा कि मुझे कुछ जरूरी सवाल पूछना है और अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो मैं अपनी अठन्नी जो है वो ब्याज समेत तुमसे लूंगा। ठीक है, अगर मेरे जवाब ठीक लगे तो मुझे 5 रुपए दोगे। अब ज्योतिषी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे जवाब सही लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे, नहीं दूंगा तब भी तुम मुझे अठन्नी ही दोगे। चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगना देना पड़ेगा। तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा ठीक है चलो
दे दूंगा, लेकिन अगर गलत हुए तो तुम्हें मुझे उससे दुगने देने पड़ेंगे। थोड़ी देर भाव के बाद पर मान दी गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। उसके बाद जब ज्योतिषी जो थे वो उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि वो जो कुछ भी कहे उसके लिए वो सही निकले, और ग्राहक ने अपनी बीड़ी जलाई। यह सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती हुई चली जा रही थी। इक्के तांगे खटखट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में खेल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर बैठकर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, जाने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ, अब मुझे भी देर हो रही है। तो उसके बाद ज्योतिषी को क्या लगा कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ज्योतिषी ने कहा, उसकी अठन्नी उसके पास वापस फेंक दी और कहा, जाने दो, मैं तुम जैसे लोगों से बहुत ही दूर रहता हूँ और अब मुझे बहुत ही देरी हो रही है, मुझे जाना चाहिए। वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही बुला लिया। तो जो ग्राहक था उसने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और बोला कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा था और तुमने मुझे रोक लिया। ज्योतिषी उसकी पकड़ से कांपने लगा, जैसे बेहोशी हो जाएगा। आज जाने तो मुझे, कल मैं तुमसे बात कर लूंगा। अब ज्योतिषी जो थे वो उससे डरने लगे और कहने लगे कि आज मुझे जाने दो, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ग्राहक ने हथेली उसके नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ। अब जो ग्राहक था वो उड़ गया। उसने हथेली उसके सामने की और बोला कि चुनौती तो चुनौती होती है, तुम मुझे अभी बताओ। हाथ पर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है, यह सब बकवास नहीं चलेगी, बताओ मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं। ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। अब वो अपना सवाल करते हैं कि कोई औरत है, ये सब बकवास नहीं चलेगी, बताओ मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं। ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे छीन लूंगा। यानी वो पूछते हैं कि उनकी लाइफ में कोई औरत है कि नहीं। ज्योतिषी ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 पे दोगे। हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लो। उसके बाद वो फिर से उसको रिमाइंड कराते हैं कि अगर मेरी बातें सही निकली तो तुम्हें मुझे 5 रुपए देने होंगे। चलो दूंगा, अब बको। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा समझ कर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है। अब ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हें मरा हुआ समझ कर उससे छोड़ दिया था, कि क्या ये ठीक है? अरे हाँ ठीक है, और बताओ, तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था। अरे वाह, ये भी सही है। ग्राहक जो था वो बहुत ही प्रभावित हुआ और कमीज उतारकर चाकू का भाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। अगर एक राहगीर कुएं में झांककर नहीं देखता तो सचमुच मर जाते। तो क्या था कि ये सब बातें ज्योतिषी ने उसे बताई ग्राहक को। ग्राहक जैसा उसका मुंह हो गया और बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा। यह कहते हुए उसने ज्योतिष के पैर पकड़ लिए। अब जब इतना सब कुछ हुआ तो उस ग्राहक ने कहा कि अब मुझे ये भी बताओ कि वो आदमी अब मुझे कब मिलेगा। और इतना कहकर उसने ज्योतिष के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर गांव में उसकी मौत हो चुकी है। तो अब उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले उसकी दूर गांव में मौत हो चुकी है। अब वो तुम्हें सिर्फ परलोक में ही मिल सकता है, अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर उसका मन रोने को हो गया। वो जो ग्राहक था वो रोने को हो गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वो उस इंसान से कभी नहीं मिल पाएगा। ज्योतिष ने फिर कहा, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं। अब जब गुरु नायक उसका नाम तक भी उन्होंने बोल दिया ज्योतिषी ने, तो ग्राहक जो था वो दंग रह गया
और बोला कि तुम तो सब कुछ जानते हो। तो ज्योतिषी कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या है ऐसा जो मैं नहीं जानता। गुरु नायक, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 बिजली दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर में ही जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूँ। उसके बाद वो उस ग्राहक से कहते हैं कि तुम वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो मैं अभी तुम्हारी जिंदगी में एक और खतरा देख रहा हूँ। ये कहकर उसे जरा सी दांत उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मन लो और घर लौट जाओ। अब उसके बाद उन्होंने उसे थोड़ी सी राम दे दी और कहा, इसे अपने माथे पर लगाओ और अपने घर की तरफ वापस लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर तो कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा जो है तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है और इधर कभी मत आना। ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा? मैं तो किसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। तो वो ग्राहक बोलता है कि अब मैं घर से क्यों ही निकलूंगा? मैं तो कभी कभी ही अपने घर से उसको ढूंढने के लिए और अपना बदला लेने के लिए कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। तो अब मैं बस यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी बहुत ही भयंकर हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिषी ने धीरे से कहा। वह लॉरी से कुचलकर मरा। तो बताते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो लॉरी से कुचलकर मरा। यह सुनकर ग्राहक को बड़ा ही संतोष हुआ। ज्योतिषी ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जा चुके थे, सब रोशनियां बुझ चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया, सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को जो भी पैसे उसके पास से थमा कर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों हो गई? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक ही आदमी दे गया है। इसके बाद उसने क्या किया, सारे सिक्के अपनी पत्नी के हाथ में दिए और कहा कि इन्हें गिन लो और ये सभी सिक्के जो हैं वो केवल एक ही आदमी देकर गया। 3, 4, 4.5 रुपए गिनते हुए पत्नी बोलती रही, बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, आज इतने पैसे मिले हैं तो कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी और बेटा बहुत दिनों से मिठाई की जिद कर रहा है तो उसके लिए कल कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी। सुअर मुझे ठग ले गया, उससे तो 5 रुपए देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया क्या? अब ज्योतिषी कहते हैं कि वो मुझे ठग कर ले गया, उसको मुझे 5 रुपए देने के लिए बोला था, लेकिन वो कम पैसे देके गया। तो पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया, कोई परेशानी हो गई? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। तो क्या होता है कि वो बताता है कि आज जो था, इतने दिनों से मैं बहुत ही ज्यादा डरता था और आज वो मेरे सर से बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया है। तो वो क्यों डरते थे? क्योंकि एक आदमी का खून उनके हाथों पे लगा था और इसलिए वो वहां से घर छोड़कर भागे थे और वहां पर अपनी पत्नी के साथ शादी करके वहां रहने लगे। और जिस आदमी को उन्होंने खून किया था वो आदमी जिंदा है और वो वही आदमी था जिस ग्राहक का वो हाथ देख रहे थे और उसने उसकी शक्ल देखकर उसको पहचान लिया था। इसीलिए उसके बारे में उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया था। चौंक कर पत्नी ने कहा, तुमने किसी का खून किया है? अब उनकी पत्नी चौंक गई और उसने कहा कि क्या तुमने किसी का खून किया है? हाँ, गांव की बात है, तब मैं जवान था और बेवकूफ भी। हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। उन्होंने बताया कि जब मैं जवान था, थोड़ा बेवकूफ भी था और उस टाइम मैंने शराब पी थी, जुआ खेलना और एक दिन खूब लड़ाई रही। अब ये सोचने की क्या जरूरत है,
अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ पर क्या था, वो ज्योतिषी जो थे उन्होंने चालाकी की, यानी उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो तो ग्राहक था, वो वही व्यक्ति था जिसको उन्होंने मारने की कोशिश की थी। तो उन्हें लगता था, वो बहुत टाइम से इस बोझ में जी रहे थे कि उनके हाथों उस व्यक्ति का खून हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा था, वो बचा हुआ था। तो उन्होंने जब उस ग्राहक का चेहरा देखा, वो सब कुछ समझ गए और उन्होंने उस ग्राहक को सब कुछ बता दिया और उस ग्राहक से कह दिया कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये किया था वो अब मर चुका है, जबकि वो व्यक्ति वही ज्योतिष थे जिन्होंने उनके साथ ये सब किया था। ये छोटी सी कहानी थी। अब ये चैप्टर आज यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।